हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द मोशन सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम पी वाई क्यूज करने वाले हैं 1D मोशन के और कुछ 2D मोशन के। तो आइए सबसे पहले अपन पी वाई क्यूज की तरफ नज़र दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और पहला क्वेश्चन आपका ये जेईई 2025 में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ग्राफ दिया हुआ है मैंने आपको, और इस ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। और आपको पहली चीज इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले एक क्लिक होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जब भी ग्राफ दिया होगा हमको यहाँ से दो चीज़ें पूछ सकता है, पहला वेलोसिटी और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे वेलोसिटी के बारे में चर्चा की हुई है। क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पांचों पॉइंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको ये इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करनी है और वैलिडेशन करके ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। तो आप सबसे पहले तो ग्राफ को ध्यान से देखिए कि ग्राफ में आपको कुछ जानकारी मिल रही है कि जब ऑब्जेक्ट ने मोशन शुरू नहीं किया था, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मूल बिंदु पे था, t बराबर 0 सेकंड पर, ठीक है। उसके बाद में कुछ समय बाद यानी कि 1 सेकंड बाद जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट ए पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि मोशन जो है ओ से ए की तरफ हो जाता है 1 सेकंड बाद, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड बाद ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहता है 5 यूनिट, ठीक है। यूनिट यहाँ पे आपको दी रखी है तो अपन यूनिट मान के चलेंगे। बाकी अगर ऑप्शन से अपन देखें तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी वेलोसिटी यूनिट है तो अपन इसको मीटर मान सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसमें है, मीटर में है, ठीक है। उसके बाद में फिर दोबारा से मोशन करेगा, पॉइंट ए से और पॉइंट बी की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये 2 सेकंड बाद पॉइंट बी में पहुंच चुका है, ठीक है। अब दोबारा से जो है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, ठीक है। उसके बाद इस तरह से पूरे ग्राफ को अगर अपन ऑब्जर्व करें, पूरे ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करें तो लास्ट में अपन देखेंगे कि अपना मोशन एच पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है, खत्म 9 सेकंड का इसका टोटल मोशन है। अब एच पॉइंट पे जब खत्म करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट दोबारा से क्या हो जाता है 0 होता है। एक बात तो यहाँ से कवर्ड है कि अगर इनिशियल एंड ऑफ द मोशन गति के अंत में यदि विस्थापन 0 है, विस्थापन बराबर 0, ठीक है। और टोटल टाइम एक सेकंड वाला है, सॉरी टोटल टाइम इसने मोशन के लिए लिया है 9 सेकंड, ठीक है। तो इसका जो एवरेज मैंने आपको बताया था कि जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात नहीं होगी और एक टोटल टाइम इंटरवल के लिए अपन वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, और इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है एंड ऑफ द मोशन वो कितना है 0 है। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा कंप्लीट द मोशन में वो होगा 0, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये स्टेटमेंट कैसे रखें ए बी सी, तो अपना ये जो डी वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे पहली चीज जो अपन फाइंड करनी है, मैं आपको इसमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन पहले अपन एक बार ये स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकंड इज 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 3 मीटर के बीच में अपन को देखना है कि इसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। तो 0 से 3 सेकंड के बीच में इसने अपना जो 5 यूनिट पे जाके पहुंच चुका है, ठीक है। कितने यूनिट पे जाके पहुंच चुका है 5 यूनिट पे जाके पहुंच चुका है, ठीक है। और इसको यहाँ तक पहुंचने में टोटल 3 सेकंड लगे हैं, ठीक है। और इसको अगर टोटल 3 सेकंड लगे तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता, सही बात है। लेकिन इस दौरान जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो अपन कैसे फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो अपन की वेलोसिटी बताता है, ठीक है। ये बात तो आप जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि v बराबर होता है d/t, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ की जो स्लोप होगी वो अपन को वेलोसिटी का आइडिया, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो कितना है, 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, ठीक है। इस स्लोप को फाइंड करने के लिए अपन एक ज्योमेट्री इसमें यूज करेंगे। तो इस पूरे इंटरवल के दौरान ये टोटल जो इसकी हाइट है, ये वाली जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 10, ये वाला टोटल जो है वो 1, तो ये 2 से 3 के बीच में ही है ना, सॉरी 1 से 3 के बीच में ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड तो वैसे भी हो सकता अगर हम 2 से 3 के बीच में बात करें, ठीक है। यदि मैं 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, सॉरी 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में अगर मैं बात करता तब भी इसका जो वेलोसिटी होता वो +5 मीटर प्रति सेकंड होता, ना कि 10 मीटर। ये वाला स्टेटमेंट होंगे। बाकी अगर इसमें 0 से 3 सेकंड के बीच में अगर बात की है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है क्योंकि लास्ट में 3 सेकंड बाद वो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर कर चुका था। इसका मतलब वो अपने इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर डिस्प्लेस हो चुका था, ठीक है। तो 0 से 3 सेकंड के बीच में इसका जो वेलोसिटी आती है, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो आती 5/3, ठीक है। आगे क्वेश्चन बी ऑप्शन, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकंड इज 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो 3 पे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 5, ठीक है। अब मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान रहा हूं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 से 5 के बीच का जो इंटरवल है वही आपको चूज करना है। 3 पे ये मान लेते हैं सी पॉइंट में था तीसरे सेकंड पे, और 5वें सेकंड पे ये पहुंच गया डी पे, ठीक है। 5वें सेकंड पे जैसे ये डी पे पहुंचा इसका वेलोसिटी चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर किसी इंटरवल में चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो dt है v बराबर जो है d ऑफ d dt, इसका मतलब ये तो हो गया 0, क्योंकि c से d के बीच का जो गैप है वो क्या है 0 मीटर। अगर c से d के बीच का गैप अगर 0 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो भी 0 होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकंड इज 0 मीटर प्रति सेकंड। सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 2 मीटर इज 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको अपन करेंगे चेक, क्योंकि 2 मीटर जो है ये इस लाइन के स्लोप के बीच में है, ठीक है। और मैंने अभी निकाल के दिखाया था कि 1 से 3 के बीच में इसका जो वेलोसिटी था वो +5 मीटर प्रति सेकंड था, ठीक है। और 1 से 3 के बीच में दो आता है तो इस पूरी लाइन पे ये लिख देखो 1 से 3 के बीच में अगर इसका पूरे का वेलोसिटी अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है तो t बराबर 2 सेकंड के लिए इसका वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। t बराबर 2.5 सेकंड में भी इसका वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पे इस लाइन की जो स्लोप है वो +5 मीटर प्रति सेकंड है और इस लाइन की स्लोप सीधा सीधा वेलोसिटी को डिनोट करती है, इसलिए आपका ये सी वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डी वाला हम पहले चेक कर चुके हैं, अब बचा ई वाला पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 6.5 सेकंड इज इक्वल, इसको चेक करते हैं, ठीक है। 5 से 7 तो अपन को इनिशियल पॉइंट मान के चलना है 5 और 7 पे जाके इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा 0, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 और 2 सेकंड का है इसमें, ठीक है। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, माइनस का चेंज हुआ, ठीक है, -5 यानी कि -2.5 मीटर, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6.5 पे कितनी होगी 6.5 पे होगी। इस लाइन में आपको चाहिए स्लो, अब देखो ध्यान से देखना, ये है 1 यूनिट और इसका जो हाइट है वो कितना है 10, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा माइनस में होगा, इसी बात है, क्योंकि अपन अगर देखेंगे क्योंकि ये इधर से घटेगा और इसमें ये भी घट रहा है, ठीक है। और वैसे स्कोप्स का तो आपको पता ही है, अगर ये लाइन इधर स्कोप मूव कर रही है तो इसका जो स्लोप है पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये इंक्लाइन हो रही है एक्स एक्सिस की तरफ, ये इंक्लाइन एक्सिस की तरफ कोई लाइन है तो इसका स्लोप माइनस होता है, इसका जो स्लोप होगा वो -10
सेकंड होना चाहिए और जो कहते हैं इक्वल नहीं है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 6.5 सेकंड इज -10 मीटर प्रति सेकंड। सो ई वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तो अब कौन से स्टेटमेंट सही हुए? बी, सी और डी। ए और ई गलत है, तो बी सी डी होती है आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? अब इस ग्राफ से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। इस ग्राफ से अगर मेरे से पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट ने अपने पूरे मोशन के दौरान कितनी जो डिस्टेंस है वो कवर की है, अब आप इसको कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ के लिए अपन इस पूरे जो ग्राफ है इसका सर्कमफेरेंस जो होगा उसको अपन करेंगे ट्रेस। तो टोटल डिस्टेंस हम निकालता हूँ आपको कि ये डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसकी पोजीशन नहीं है, मैंने जो बोला उससे आगे डिस्टेंस का आंसर नहीं आएगा। इसको अगर मैं ट्रेस करूँ तो इससे मेरे को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, ये पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ होता, ये मोशन का ग्राफ होता, ये ऑब्जेक्ट का पाथ होता, तो अगर मैं इसको ट्रेस करता तो मुझे डिस्टेंस का आइडिया मिलता। ठीक है, लेकिन अब ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो इससे मुझे प्राप्त करना है कि इसमें मोशन कितना किया। बिल्कुल, अब देखते चलिए कि ऑब्जेक्ट था t बराबर 0 सेकंड पर रेस्ट में। ठीक है, ये डिस्प्लेस हुआ a तक आया, a पे आने पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो +-5 यूनिट था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से और अच्छा बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है o से। ठीक है, o से गया है a से किस पे गया है? b से गया है c पर, c से गया है d पर, d से गया है e पर, e से गया है f पर, f से गया है g पर, g से गया है h। यही मोशन स्टेप्स नहीं है उसमें। o से a जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो, o से a जाने में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया, ताकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 हो चुका है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी 5 मीटर। ठीक, अब a से b जाने में दोबारा इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए इसने जो a तक के लिए डिस्टेंस कवर की थी उसको ये वापस रिकैप करे, यानी कि उसी दिशा में वापस जाए। अभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो a से अब इसको डिस्प्लेसमेंट अगर 0 करना है तो अगर मान लेते हैं इसमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर की थी, तो अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कवर करे दोबारा उसी पोजीशन पे जिससे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो बी पॉइंट वो है इनिशियल पॉइंट। जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है पॉइंट का ड्यूरिंग द मोशन, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कण अपनी प्रारंभिक अवस्था पे वापस जा चुका है, और ऑब्जेक्ट अपनी प्रारंभिक अवस्था पे वापस जा चुका है। तो दोबारा से यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा नेगेटिव। अब देख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्टेंस को अगर आप मिलाओगे तो बी पे जाके ये क्या हो जाएंगे? दोबारा 0 इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बी से सी जाने पे ये जैसे बी से सी जाएगा, बी पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से दोबारा जैसे सी जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट दोबारा से 5 यूनिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी से सी के लिए भी +5 यूनिट की जो है 5 मीटर प्लस की ये डिस्टेंस तय करना। ठीक है, फिर सी से ये डी जा रहा है, और सी से डी जाने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये मर्ज कर दो, यानी कि एक ही पॉइंट है। ठीक है, कोई इसने डिस्टेंस कवर नहीं किए। ठीक है, हाँ देखो, हो सकता है कि सी से डी जाने के बीच में या और किसी पाथ से जा चुका है, लेकिन उसकी जानकारी अपन को क्वेश्चन में नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको जितनी जानकारी है मैंने उसके अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करके चलेंगे कि सी और डी एक ही पॉइंट है। ठीक है, यानी कि वो 1 सेकंड के लिए, हाँ यानी कि वो 2 सेकंड के लिए खड़ा ही रहा था, उसने कोई मोशन नहीं किया था। ठीक है, अब डी से ई जाने के लिए दोबारा इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 हो जाता है। अब अपने पास लास्ट जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो 5 था, अगर इसको डिस्प्लेसमेंट 10 करना है तो डी से ई जाने के लिए इसको दोबारा से 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ई से दोबारा से ये जाएगा एफ पर जाने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ई से एफ पे जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 है, तो इसका मतलब इसको ई से जब एफ जाएगा तो ये -10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि वापस आएगा उसी इनिशियल
दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है, और जी पे जाने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दोबारा -5 हो चुका है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में और -5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक है, अब ये जी से दोबारा जब एच पे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वापस 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोबारा से अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर करने के लिए अपन इन साइंस को भूल जाएंगे। ठीक है, अपन डिस्टेंस जब इसको ज्ञात करेंगे इसकी कि इसने टोटल कितनी दूरी तय करी, विस्थापन नहीं, दूरी कितनी तय करी, तो इन साइंस को अपन इग्नोर करेंगे। जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज आएगी अपने पास इस ग्राफ से एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, इस ग्राफ से बिटमैप ही है, ये ग्राफ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर अपन को मोशन को लाइन में देखें तो ठीक है, तो इनका जो न्यूमेरिक वैल्यू है इनको अपन ऐड कर देंगे तो इतनी मीटर की ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल 9 सेकंड में 9 सेकंड का जो यहाँ से चला ये 0 सेकंड पर, और यहाँ पे टोटल पहुँचा 9 सेकंड बाद। तो इसमें 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका था? 5, 10, 20, 25, 25 और 5 30, 30, 5 35 और 5 40। तो टोटल जो दूरी आएगी वो आएगी 40 मीटर, और समय कितना लगेगा इसको टोटल दूरी चलने में? वो चलेगा 9 सेकंड। तो इसकी जो चाल आ जाएगी, और ये चाल औसत चाल होगी, वो आ जाएगी 40 × 9 मीटर। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अपन को पोजीशन का और टाइम का दिया हुआ होता, अपन को यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्ट के पाथ का दिया होता, तो मैं कुछ नहीं करता, इसका जो जितना सर्कमफेरेंस है फिर जितनी इसकी बाउंड्री है उसको नापता, सिंपली इसका डिस्टेंस मेरे को। ठीक है, आप आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन से 2 चीज़ें और याद रखें। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जैसे निकाले जाते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिनोट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डीप डाइव करते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोमेंटम से, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन से देखो आपको ना 3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पहला वेलोसिटी, दूसरा आपका स्पीड, और तीसरा आप डिस्टेंस किससे निकालोगे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, कैसा भी ग्राफ दिया हो आपको केवल ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ध्यान से। आपका ऑब्जर्वेंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मोशन में, पूरे मोशन के अंदर आपको ऑब्जर्वेंस मेनली काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 10 सेकंड तक एक लकड़ी के ब्लॉक जिसका द्रव्यमान 3 kg है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति कराए तो पहले थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि कोई भी एक लकड़ी का ब्लॉक है और उसका जो मास है वो 3 किलोग्राम है, और उसको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ उसका मोशन कराया जाता है, एक लीनियर मोशन कराया जाता है 10 सेकंड के लिए। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि उस कण के द्वारा थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या करें। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को डिकोड कर देता हूँ। ऐसा है कि मान लेते हैं ये कोई एक सड़क है, उसके ऊपर सड़क में कोई पथ है, और उसके ऊपर ये लकड़ी का ब्लॉक है जिसका जो मास है वो 3 किलोग्राम है, और इसमें जो एक्सेलरेशन है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इनिशियल वेग v बराबर इसका 0 है। अब ये मोशन करता है, ये बड़ी स्पीड में मोशन करता है, और ये 10 सेकंड बाद कहीं पे कोई भी डिस्टेंस ही कवर करता है s,
और ये t बराबर 10 सेकंड बाद यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, अब इसने जो थर्ड फोर्थ देखो कोई भी एक वो टाइम स्लॉट आया होगा, ये मान लेते हैं ये यहाँ से ये थर्ड का सेकंड है और ये फोर्थ सेकंड है, ये है फोर्थ सेकंड। ये जो डिस्टेंस होगी d1 और ये जो डिस्टेंस होगी d2, इसका अनुपात आपसे पूछा गया है, वैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक तरीका तो ये है कि अपन इसमें सेकंड इक्वेशन लगा दें मोशन की। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लगा दें जिससे अपन को क्या है डिस्टेंस निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अपन निकाल लेंगे कि भाई 3 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद करना जो है कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, फिर अपन निकालेंगे 3 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो जिससे ये पता चल जाएगा कि चौथे सेकंड में 3 सेकंड बाद मतलब क्या है कि चौथा सेकंड जो है, जो चौथा सेकंड है वो जैसे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और 4 सेकंड बाद का मतलब ये है कि 5वां सेकंड जैसे स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में उस कण के द्वारा तय की गई डिस्टेंस अपन को पता चल जाएगी, और वो डिस्टेंस होगी 4th सेकंड वाली डिस्टेंस, यानी चौथा सेकंड कंप्लीट होने तक, 3 स्टार्ट होने और चौथा कंप्लीट होने के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको पता चल जाएगी। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका इसी से एक्सट्रैक्ट होगा। मैं आपको चलो मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कि एक अपन रेशो निकालेंगे यूनिवर्सल रेशो। ठीक है, और उस रेशो को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो रेशो देखने के लिए आप क्वेश्चन बने रहिए, और इस क्वेश्चन को मैं एक बार कन्वेंशनल मेथड से आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन की थीम आप समझ चुके हैं क्या कहना चाह रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में फोर्स अप्लाई हो रखा है। ठीक है, क्योंकि फोर्स अप्लाई होने का अपन को ऐसे पता चलता है कि इसका जो फोर्स है अगर अपन कैलकुलेट करना भी चाहें तो F बराबर है। सबसे पहले तो इस पर लगने वाला फोर्स का कैलकुलेशन करो, वो क्या हो जाएगा 6 न्यूटन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस पूरे गति के दौरान 6 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है और ये 10 सेकंड तक मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपने अभी वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें अगर एक और क्वेश्चन ऐड हो सकता था कि इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे। तो मैं इसमें गति का लगा रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन। तो क्या होता है, इस बराबर हाफ at² प्लस ut, u इसमें 0 है तो ये टर्म परमानेंटली हो जाएगी 0। ठीक है, ये टर्म परमानेंटली हो जाएगी 0 हो जाएगी। a इसमें कितना है 2, और t बराबर कितना हो गया इसका, मैं निकाल रहा हूँ। देखो ये 0 सेकंड स्टार्ट हुआ, ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड यहाँ पे आगे पहुँचा, ये तीसरा सेकंड आगे पहुँचा, ये चौथा सेकंड आगे पहुँचा। ठीक है, तो इसमें तीसरा सेकंड का मतलब होता है कि ये होता है तीसरा सेकंड, चौथे सेकंड का मतलब होता है ये। तो इसको मैं अगर नाम दूँ, मैं d1 निकालने के लिए क्या करूँगा, जस्ट 3 सेकंड बाद में डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, और ये कितना आएगा, तो ये इससे करता है तो ये आएगा 9। ठीक है, अब 2 का निकाल लेता हूँ, ये वाला, और 2 का इतना आर्बिट्रेरी यहाँ से ऐसे निकाल लूँ, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। तो इसमें जो d1 आएगा, इसका जो d1 आएगा तो उतना आएगा आपका 9 - 4 बराबर 5 मिनट। ठीक है, इसी तरह d2 निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 4 सेकंड बाद में निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और 3 सेकंड बाद तक का काम होता है ये 9 है, इसका मुझे हो गया 7। आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कोई सीरीज दिखाई दे रही है, ये 5 आया है, ये 7 आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी एक समान त्वरण से यदि कोई मोशन सक्सीड हो रहा है, फिर एक समान त्वरण से अगर कोई मोशन चल रहा है, तो हम उसके द्वारा उसके प्रत्येक सेकंड में तय की गई दूरी की जो रेशो है वो डायरेक्टली अपन फाइंड कर सकते हैं, और उसका जो रेशो होता है वो होता है एक, मैं यहाँ पे रेशो लिख देता हूँ पहले, 1:3:5:7:9, और आपको ऐसे ऐसे इसमें जो डिफरेंस आएगा वो 2 का आएगा एवरी टर्म। ठीक है, इसका मैं प्रूफ आपको दे दूँ थोड़ा सा। तो ये प्रूफ यही है कि जैसे जैसे आप रेशियो उसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप रेशियो उसको बढ़ाते जाएंगे तो स्क्वायर्स के बीच का जो ये जो घटाव है, जैसे अगर आपने d3 अगर जैसे 5वां सेकंड होता है यहाँ पे, सब क्वेश्चन तो हो गया आपका, ये 5वां सेकंड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 5वां सेकंड जैसे होता तो 25 - 16 करना पड़ता है, और ये कितना आता, तो 5 7 9 आया ना वही रेशियो। ठीक है, मान लेते हैं 36 होता, 36
36 माइनस 25 में क्या करता है 11, ठीक है। अगर ये 49 होता तो मान लो 7 सेकंड तक ले जाता, 49 माइनस 36 कितना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से रेशो चलता है। तो आप इसको नोट कर लें कि यदि एक समान त्वरण के साथ कोई भी कण गति कर रहा है तो उसके nवें सेकंड, ठीक है, ये nवें सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात, ठीक है। और nवें सेकंड बाद तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, वो तो आपको पता है ये कि ये होगा n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर ही तो आ रहा है और n स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट अपन वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अप टू n स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है, आपको यूट्यूब पर मिल रहा है डायरेक्ट वर्ग करने से, ठीक है। मैंने एक्सप्रेशन की तरफ इसको नोट कर लेना है ना, ये दोनों रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इससे सेव हो सकता है। कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम टाइम में अपन को टाइम सेव करना है, क्योंकि अपना पेपर डिमांड उसी टाइप से है। अपन को JEE मेंस का एग्जाम देना है तो 180 मिनट में आपके पास में सामने क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी नंबर होते हैं, ठीक है। मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, और तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि एक कण का संवेग p बराबर, कण का संवेग p बराबर pq प्लस 3t इस व्यंजक से दिया जाता है, तो कण का त्वरण और द्रव्यमान क्या होगा यदि उसका अंतिम वेग, यदि उसका अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। आपको एक संवेग का व्यंजक दे रखा है, पूरी मोशन के दौरान एक कण का जो संवेग है वो इस इक्वेशन के द्वारा डिनोट किया जाता है, और आपसे क्या पूछा गया है कि कण का जो एक्सेलरेशन है a और कण का जो मास है m, ये आपको दे रखा है, कुछ मास है उसमें कुछ एक्सेलरेशन है, और आपको एक चीज बिल्कुल दे रखी है कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है v लास्ट, वो दे रखी है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब अच्छा देखो, मोशन स्टार्ट हुआ है तो मोस्टली केसेस में जब तक नहीं दिया गया है तो आपको u बराबर 0 लेके चलना है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ मोशन करना, ठीक है। अगर इसका u बराबर 0 है, ठीक है, और इसका फाइनल जो वेलोसिटी, फाइनल जो लास्ट इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, मैं मानता हूँ कि इसका मास m है, ठीक है। तो इसका जो टोटल संवेग आएगा कितना है, लास्ट जो इसका संवेग आएगा वो कितना होगा, 5m इसका संवेग होगा, ठीक है। 5m इसका संवेग होगा, तो t बराबर, यानी कि जब, अच्छा इसमें आपको देना पड़ेगा कि 2 सेकंड के लिए इसकी गति होगी, ठीक है, 2 सेकंड के लिए गति होगी इसकी, ठीक है। तो इसका जो लास्ट संवेग है वो कितना हो गया 5m, क्योंकि p बराबर m, संवेग हमेशा इंस्टेंटेनियस निकाला जाता है। तो जब इसका लास्ट वेग होगा, जब इसका लास्ट वेग होगा, इसकी गति मतलब जस्ट अबाउट टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अपनी लास्ट स्टेज की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, 2 सेकंड होगी, क्योंकि 2 सेकंड के लिए गति होगा, और 2 सेकंड बाद इसका जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस टाइम पर एग्जैक्ट दूसरे ही सेकंड पर उसका संवेग, उस ऑब्जेक्ट का संवेग जो होगा वो कितना होगा 5m, ठीक है। m इसका मास है, 20 की वेलोसिटी है, और 2 सेकंड पर इसका जो संवेग है वो कितना था, इस इक्वेशन से हम 2 को इसमें रखते हैं 8 + 6, m बराबर यहाँ से कितना आ गया
एक चीज़ तो आ गई, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का मास है वो कितना होगा 14/5, 14/5, ठीक है। उसके बाद अपन को इसमें क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन होने के लिए अपने पास देखो मास है, ठीक है, ए अपन को फाइंड करना है, मास अपन को लेना है। तो इसका एम और ए में कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, और संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन तब ही पॉसिबल है जब कण पे कोई फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। एफ अगर अपन को मिल जाए तो एफ बराबर क्या होता है dp/dt, ठीक है। इसका फलन अगर मैं करूँ इस व्यंजक का d/t³ + 3t, इसका मैं t के सापेक्ष फलन करूँगा तो ये 3t² + 3 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि कण पे आरोपित जो बल है t बराबर 2 सेकंड पे, उसको मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। F2 का मतलब है कि 2 सेकंड पे इस पे जो बल आरोपित है उस टाइम वो कितना है, तो 2 का स्क्वायर करूँगा 12 3 15, ठीक है। सही किया मैंने, 2 का वर्ग करूँगा 4 4 3 12 + 3 15, एक सेकंड वेट करो, अच्छा 6 और 2 का मैंने क्यूब किया 8 10 3 में 6 14, बिल्कुल सही। और ये 14 है, अच्छा ठीक है, 3t² + 3, 2 का 4 लगा, ठीक है। ये आ गया 15, ठीक है। तो उस केस में इस 15 न्यूटन की जो वैल्यू होगी वो m a के बराबर होगी, यानी उसके उस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन होगा 15/m, m की वैल्यू आपने बोल रखी है वो कितनी होगी 5 घंटे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने क्या है अपने सेल्फ फ्रेम्ड है और ऑन द क्लास फ्रेम्ड है, इसलिए इसका जो न्यूमेरिक जो सेटिंग है थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोसीजर को याद रखना है। मैंने यहाँ बताया था जब भी मोमेंटम का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो मोमेंटम का क्वेश्चन हमेशा इंस्टेंटेनियस केस वाला आएगा। इसका मतलब मोमेंटम जब भी कैलकुलेट करवाया जाएगा वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करवाया जाएगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर वर्क कर रहा है, और अगर फोर्स वर्क कर रहा है तो निश्चित है उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, बशर्ते उसका जो मोमेंटम है वो टाइम के संग वेरी कर रहा है। अगर उसका मोमेंटम टाइम के संग वेरी नहीं कर रहा है तो ना तो उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है, ना ही एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब ना ही उसमें कोई फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ को तो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, मैं यहाँ से अब आपको पूछूँ कि इसको पूरी मोशन के दौरान कितना इम्पल्स दिया जा चुका है, ठीक है, कितना इम्पल्स इसको अपन ने गिवन कर दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका जो संवेग था वो 0 था, इनिशियल, देखो मैं इम्पल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ से, इसमें इम्पल्स कितना होगा आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। इम्पल्स इसका कितना है कि p इनिशियल, स्टार्टिंग संवेग है 0, t फाइनल, इसका जो फाइनल संवेग है वो कितना है 14, ठीक है। और संवेग की वो कितनी होती है किलोग्राम मीटर, ठीक है। m भी होता है ना, तो v की हो गई मीटर प्रति सेकंड और m का ऑब्जेक्ट होगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होगा, ठीक है। तो इम्पल्स कितना हो गया इसका 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग इज इक्वल्स टू इम्पल्स, ठीक है। अब ये जो इम्पल्स है इस इम्पल्स को देने में कितना टाइम लगा, ठीक है, इस इम्पल्स को देने में कितना टाइम लगा, यानी कि इस इम्पल्स को डिलीवर करने में कितना टाइम लगा, वो लगा 2 सेकंड। कितना लगा 2 सेकंड। इस टोटल इम्पल्स को अगर मैं 2 सेकंड में डिलीवर कर पाया, 2 सेकंड मोशन करा के, तो इसका मतलब ये हुआ इस पे जो फोर्स है, ठीक है, इस पे जो फोर्स है, एवरेज फोर्स इस पे आप कितना लगा रहे थे कर सकते हैं, क्या होगा F/t इम्पल्स I बराबर ठीक है। इसका जो फोर्स होगा I/t बराबर 14/7 कितना
मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि सर उस पर दूसरे सेकंड केस पे जो फोर्स लगा था वो 15 न्यूटन आया, बिकॉज उन्होंने निकाला कि संवेग में परिवर्तन की दर 15 न्यूटन आउट बल के समानुपाती होती है, और मैं कह रहा हूँ समानुपाती इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स उन्होंने निकाला है मुझे इसका आंसर 7 न्यूटन आया बाय द इम्पल्स थ्योरम। इसका मतलब ये है कि टोटल 2 सेकंड का अगर मैं इंटरवल कैलकुलेट करूंगा, टोटल 2 सेकंड का अगर मैं इंटरवल कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को एवरेज जो इस पे फोर्स लगा जा चुका है, या फिर ये वो फोर्स है जिसके द्वारा हम पूरी गति के दौरान जितना वर्क होगा उस टोटल वर्क का अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, नॉट एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे कि इस वाले केस में है। इसमें मैं केवल 2 सेकंड में उसका एक्सीलरेशन फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन उसका एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये संवेग से रिलेटेड है, और संवेग केवल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वैलिड होता है, ठीक है। आगे के लिए अपन कल देखेंगे।